नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और इंडिया डायलॉग में आपका स्वागत है। आप सब दर्शकों के कारण हमारा ये चैनल काफी लोकप्रिय हो रहा है और लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। चंद सब्सक्राइबर ही कम हैं, इसलिए अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम 10,000 ही होंगे। कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हमारे होंगे ही आप लोगों के सहयोग से। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ अलग चल रहा है। आमतौर पर जब फसलें बर्बाद होती हैं तो सरकार चिंता जताती है, जिन किसानों की फसल बर्बाद होती है उनकी मदद करती है, उनके लिए आर्थिक पैकेज लेकर आती है। लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा हुआ। मध्य प्रदेश में वन विभाग ने कुछ वनवासी अंचल में हजारों एकड़ जमीन तबाह कर दी। हजारों एकड़ पर वन विभाग ने ही जो खेत थे जिसमें फसल बोई गई थी, कपास था, सोयाबीन था, गेहूं था, उस सारी फसलों को नष्ट कर दिया। वहां बुलडोजर चला दिए गए, ट्रैक्टर दौड़ा दिए गए और खड़ी फसल नष्ट हो गई। और एक विचित्र बात ये रही कि इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग को बधाई दी कि आपने अच्छा काम किया है। तो सवाल ये है कि जिस जमीन पर कहते हैं कि उस जमीन की कीमत का एरिया लगभग 10,000 एकड़ था, यानी 10,000 एकड़ की जमीन, 10,000 एकड़ की खेती को नष्ट कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी बधाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उस जमीन पर वन विभाग ने अपना अतिक्रमण कर लिया। वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, पेड़ काट दिए थे और वहां खेत बना दिए थे। उन खेतों में उन्होंने फसलें बो दी थी और सरकार इस बात से खपा थी, सरकार उन्हें अतिक्रमण से हटाना चाहती थी। तो ये जो कांड हुआ है, कई लोगों का कहना है कि जब किसानों ने वहां फसलें बो दी थी तो उन फसलों को क्यों काटा गया, क्यों बर्बाद किया गया। इस मुद्दे पर हमारी आज की चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा यह है, और इसके अलावा भी कुछ मुद्दे और हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लगभग 235 करोड़ रुपए का विमान खरीदने का फैसला किया है, जबकि पहले 2021 में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मध्य प्रदेश सरकार का, उसके बीमे की किस्त नहीं भरी गई थी, तो वो विमान नष्ट हो गया, सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा। और ऐसी कई खबरें मध्य प्रदेश में है जो हमें उद्वेलित करती हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज हमारे साथ पैनल में हैं सुभाष रानाडे जी। सुभाष जी, आपका स्वागत है। सुभाष जी हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं। राजीव खंडेलवाल जी हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, और ममता मल्हार जी। चारों साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बातचीत की शुरुआत सुभाष जी से करना चाहता हूं। सुभाष जी, ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने, पहले तो वन विभाग ने जंगलों को काटने दिया, वनवासियों ने अतिक्रमण कर लिया या आदिवासियों ने अतिक्रमण कर लिया, वहां खेत बना दिए, और जब फसल बोई गई तो सरकार ने कहा कि ये गलत है और उन फसलों को तबाह कर दिया गया। ये कितना सरकारी साधनों का, सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग है, या सरकार बेपरवाह? इस बारे में क्या कहेंगे सुभाष जी? सुभाष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सॉरी, सुभाष। हाँ जी, जी। हाँ मध्य प्रदेश सरकार, सुभाष जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार को आदिवासियों को लेकर जो दृष्टिकोण रहा है अभी तक वो ठीक नहीं है। बुरहानपुर में इस तरह के झगड़े पहले भी हो चुके हैं। वहाँ आदिवासी संगठन काम करता है, एक माधुरी मेरी परिचित है। मैंने भी उस इलाके में जाके देखा है, जहाँ पर खेती अतिक्रमण करके खेती होती है, वो जंगल के अंदर भी ऐसी जमीन होती है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ फसल उगाई जा सकती है। वही फसल आदिवासियों ने उगाई थी और वहां पर वन विभाग ने उसको उजाड़ दिया। जैसा कि आपने बताया, लगभग मुझे पता नहीं कितनी थी, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 10,000 एकड़ जमीन पर वहां खेती हो रही थी। और ये खेती बुरहानपुर से पास में लगे जंगलों में जो इलाका है उसमें हो रही थी।
ये अक्सर होता है कि आदिवासियों के पास अब जो आय के साधन बहुत सीमित होते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में ही आदिवासियों को मजदूरी के अलावा कोई उनकी आमदनी नहीं होती है। छोटी मोटी खेती करते हैं वो, जैसे झाबुआ में मक्का होती है, इधर थोड़ा कपास होता है बुरहानपुर सतपुड़ा के अंचल में। तो ये सतपुड़ा का जो वन है, इसके अंदर खेती लायक जमीन कहीं कहीं होती है जहां पर ही खेती की जाती है। अब रिकॉर्ड में जरूर ये वन विभाग की जमीन है, लेकिन वन विभाग को इसमें जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा ठीक रखना चाहिए। दरअसल जनाभिमुख सरकार होती है तो वो जनता की सुविधा और जनता का जो काम होता है उसको प्राथमिकता देती है। आदिवासी आपसे रोजगार मांगने नहीं आता है, वो खुद मजदूरी करता है। और उसके इलाके में जैसे जैसे ये एक तरह का अतिक्रमण ही है। बस्तर में भी यही हुआ, खदानें खोद दी गई वहां पे, इसलिए वहां पे नक्सलवाद पनपा। तो ये जो अगर आदिवासियों को इस ढंग से कुचला जाएगा और वहां पर उनकी खेती की जो जमीन है उसके ऊपर उन्होंने जो थोड़ा बहुत बोया था उसको उजाड़ दिया जाएगा, तो ये नक्सलवाद फिर सतपुड़ा के जंगलों में बालाघाट तक तो पहुंच ही गया है, ये खंडवा में भी पहुंचेगा। तो ये इसलिए पहुंचता है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष में तो आखिर लोग संघर्ष करेंगे। जो मरता हुआ आदमी क्या नहीं करेगा? अगर आदिवासी मरने लगेगा, भूखा मरने लगेगा, तो वो संघर्ष करेगा। तो वहां इस तरह के थोड़े छोटे मोटे संघर्ष भी होते रहे हैं, लेकिन इन संघर्षों को टालने के लिए सरकार को वहां पहल करनी चाहिए। जो जो जंगल का इलाका है उसके अंदर जो खेती योग्य जमीन है वहां पर खेती करने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि वो अपना पेट भर सके। वो कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है कि जो वहां पर आकर और खेती करते हैं और बहुत बड़ी खेती करते हैं। ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी जोतों पे ही वहां पर बोया जाता है। तो इस तरह से अगर कोई दमन होता है तो निश्चित रूप से ये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। और इसको लेकर जो अब यहाँ पर तैयारी चल रही है, कुछ संगठन आंदोलन की भी सोच रहे हैं। इस मुद्दे पर आंदोलन भी किया जा सकता है। प्रकाश जी। जी जी सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, राजीव जी आपके पास आना चाहता हूँ। राजीव जी, मध्य प्रदेश में पहले तो अतिक्रमण करने देते हैं वन विभाग वाले, और जब अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो वन विभाग अमला बड़ा आक्रामक हो जाता है और बुलडोजर से और ट्रैक्टर से खड़ी फसल रौंद देता है। सवाल यह है कि आखिर ये जब फसलों को रौंदने का काम चल रहा था तो शुरू में तो बड़े उत्साह में ये काम किया गया, लेकिन बाद में गति धीमी हो गई और बाद में वन विभाग ने कहा कि हमारे पास अमला पर्याप्त नहीं है। यानी कुछ लोगों को फसलें बोने की छूट है, कुछ लोगों की फसलें नष्ट कर दी गई है। तो दो तरफा कार्रवाई है, एक तो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है और अन्यायपूर्ण कार्रवाई में भी भेदभाव किया जा रहा है। यानी अगर कुछ वर्ग अगर प्रभावशाली नेता है तो आप अतिक्रमण कर लीजिए, वरना अतिक्रमण मत कीजिए। ये कैसी वन नीति है, क्या कहेंगे राजीव जी आप? प्रकाश भाई, निश्चित देखिए, हम घटना के परिणाम पे बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि घटना प्रारंभ कहाँ से हुई, एक उसके मूल क्या स्वरूप है, हमें उस पूरे समग्र रूप से उस विषय में विचार चर्चा करना चाहिए। तभी मैं समझ सकता हूँ सार्थक चर्चा हो सकती है। निश्चित उसका जो मानवीय पहलू है, जो आज हमको भी दिख रहा है, वो निश्चित हम मानवीय पहलू के आधार पर बात कर रहे हैं, वो हमको लगता है गलत है। लेकिन क्या 100 हेक्टेयर जमीन पे अतिक्रमण एक दिन में हो जाएगा? जमीन आपने बताया कि जमीन जंगल काट के जमीन प्लेन किया गया, वहां खेती की गई, और वन माफिया, और इसमें कितने आदिवासी हैं, कितने आदिवासियों के नाम पे वन माफिया वहां पे है, कितने अतिक्रमणकारी हैं, ये सब बातों की हमको इस पर विवेचना करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किया गया था, और वो इन्हीं आदिवासियों के लिए किया गया था जो 25 साल से जंगलों में रह रहे थे। उनके लिए जीवन रोटी के लिए ये पट्टे देने की व्यवस्था सरकार ने की थी। क्या इन 100 हेक्टेयर जमीन में जो अतिक्रमणी है, क्या उनमें से किसी को पट्टा मिला, या उन्हें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टा मांगा, उनको नहीं मिला और सालों से वो कब्जे में है? ये सवाल है। इसलिए पूरी तथ्यों को हम जब तक उसे गहराई में नहीं जाएं, सिर्फ इस आधार पे, क्योंकि मूल रूप से तो गलत है। यदि फॉरेस्ट की जमीन है और वो पट्टा नहीं मिला है, और 100 हेक्टेयर जमीन कम नहीं होती, आप प्लेन कर दिए। देखिए, खेती एक होती जंगल में भी होती है, जंगल पेड़ रहने के बाद भी लोग खेती करते हैं, आदिवासी लोग। 10,000 एकड़। जी हाँ, 100 हेक्टेयर है, 10,000 का कहना है
वन विभाग का कहना है, वन विभाग का कहना है कि जी 10,000 एकड़ जमीन, पूरे प्रदेश में हाँ मतलब 100 10,000 हेक्टेयर, एकड़ मैं वही कह रहा हूँ, जंगलों पर 100 वन हेक्टेयर। काट के, हाँ जी, नहीं, हाँ तो इतनी 1 जमीन हेक्टेयर एक में दिन में 2.5 नहीं हो एकड़ होता सकती है। साहब। जी, हाँ, अच्छा नहीं, मेरे उसमें मैंने एक रिपोर्टिंग में हुँ, देख रहा था, वहां पे 100 हेक्टेयर बताया जा रहा था, दोनों चीज लिखी है उसमें, 100, जी। 10,000 नहीं, एकड़ भी बता रहा है, 100 हेक्टेयर भी बता अलग-अलग रहा है। जिलों में, नहीं मैं सिर्फ खंडवा जिले की बात अलग-अलग कर रहा हूँ, मैं जिलों में खंडवा की बात कर अलग-अलग रहा है। हूँ, जी, मैं खंडवा की बात कर रहा हूँ सर। जी, जी। मैं उसमें अपने सिर्फ खंडवा की। वो कहाँ का पेपर है, न्यूज अमर उजाला का, उसमें उसने रिपोर्ट ये किया था। खैर वो इशू नहीं, इशू ये है कि हाँ, आदिवासियों पूरे पूरे ने प्रदेश की बात। वन अधि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस खंडवा जिले में जिनको हटाया गया है अतिक्रमण से, और मुख्यमंत्री ने यदि बधाई दी है तो अतिक्रमण हटाने की नीति शासन की है। सवाल यह है कि साथ में नीति ये भी है कि आदिवासियों को विस्थापित ना किया है, जो जंगल में रह रहे हैं, जो 25 साल से अधिनियम इसलिए लाया गया, वन अधिकार 2006 लाया इसलिए गया था कि उनकी रोजी रोटी को, विस्थापन की समस्या को सॉल्व करने के लिए जो लोग जंगल में आदिवासी लोग रह रहे हैं, आदिवासी वनवासी भी है उसमें, सिर्फ आदिवासी जात की सवाल नहीं है, उस जंगल में जो भी लोग रहने वाले हैं वो वनवासी, उनको भी राइट ये दिए गए 2006 के अधिनियम में। तो क्या उनने अधिनियम के तहत आवेदन दिए थे, उनको पट्टे मिले थे, नहीं मिले थे, आवेदन लंबित थे, या अतिक्रमण जो आदिवासियों के आड़ में क्या जो जो जिसे कहते गैंग जो होती है वो क्या उसको इस तरह से उपयोग कर रही थी, और इस तरह से एक इतनी बड़ी जमीन को जंगल काट के प्लेन करके और उसमें खेती करना, ये भी एक अपराध है। और इस तरह से बहुमूल्य जमीन को सिर्फ आदिवासियों के उद्देश्य के लिए की जा रही है तो एक अलग इश्यू है, लेकिन उसके साथ कई एंगल इन्वॉल्व हैं। मैं सोचता हूँ कि समग्र जांच का विषय है ये है। और सिर्फ मानवीय एक बात जरूर है कि सरकार को इस बरसात के मौसम में जब इन्होंने खेती की, उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई जब ये अतिक्रमण होते रहे, जब ये जंगल कटते रहे? क्या एक भी शासन माननीय मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसी भी अफसर के खिलाफ चीफ कंजर्वेटर से लेकर रेंजर तक या पुलिस अधिकारी जो अफसर वहां इंचार्ज थे उनके खिलाफ कोई एक एफआईआर दर्ज हुई है कि आपके रहते हुए अतिक्रमण किए गए इन गैंग लीडरों ने? नहीं। तो ये भी उनका दोहरा रूप है। एक तरफ आप अपनी जमीन को बचाने के लिए उन आदिवासियों को जिन्होंने काफी लंबे समय से वहां पे है, काफी खेती कर रहे हैं, यदि वास्तव में वो आदिवासी हैं तो यह निश्चित रूप से सरकार का अत्याचार उनके साथ। लेकिन यदि आदिवासियों के नाम पे यदि गैंग कोई काम कर रही है और जिसे भूमाफिया कहा जाता है, यदि वो जमीन का सरकार कब्जा कर रहा है तो वो भी गलत है और सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करना उचित मैं समझता हूँ। सब इतनी बात सरकार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस पर निष्पक्ष और व्यापक चर्चा और जांच की आवश्यकता है। प्रकाश जी। जी, जी ममता जी जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने कैमरे को, अनम्यूट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉलोनाइजर, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान जंगलों में निर्माण कर चुके हैं, कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं और उन पर कभी प्रशासन की नजर नहीं जाती, उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, उनकी इमारतें जमींदोज नहीं की जाती, उनके बगीचे, उनकी बाउंड्री वाल नहीं तोड़ी जाती। लेकिन आदिवासियों ने अगर खेती करने के लिए भूमि में फसल बोइए तो नष्ट कर दिया जाता है। कितना गंभीरता से आप इसे समझती हैं, कितना गंभीर मामला समझती हैं? और जब ये कई भूमाफिया हैं जो आदिवासियों के नाम पर जंगल काट रहे हैं और खेती कर रहे हैं, उसमें कई बड़े बड़े नेता और दादा पहलवान भी शामिल हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई? आप कैसे देखती हैं ममता जी इस पूरे मुद्दे को? देखिए, भोपाल को ही ले लें प्रकाश जी, तो यहाँ पे कलियासोत की पहाड़ियों में सबसे पहले तो मीडिया हाउसेस के शिक्षण संस्थान और बंगले बनना शुरू हुए। उसके बाद धीरे 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 करके कैरवा कलियासोत के जंगल साफ हो रहे हैं। कोविड के टाइम पूरे कम से कम आधे से 25-30% मान सकते हैं उस जंगल में आग लगा दी गई। अब कलियासोत नदी के किनारे खेती होने लगी है और वो बड़े रसूखदार लोग खेती कर रहे हैं, निर्माण वहां पे हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी रातों रात खड़ा हो गया है, अचानक से उनका हॉस्पिटल भी आ गया है। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर कॉलोनी काट दी और सबसे महंगी कॉलोनी है वो भोपाल की। तो जब ये जंगल काटे जाते हैं तब ये प्रशासन कहाँ जाता है?
आदिवासी अगर खेती कर रहे हैं तो तब तो प्रशासन नियम कानून और अतिक्रमण का बुलडोजर लेके पहुंच जाएगा, लेकिन हम अपने आसपास ही देखें तो कितने जंगल कटते जा रहे हैं। एक मुहिम जो बड़ी चल रही है कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, सवाल यह है कि पुराने पेड़ों को बचाने की मुहिम क्यों नहीं चल रही है? विकास की पहली शर्त विनाश क्यों हो गया है प्रकृति के? नहीं, आप तो सबसे पहले पेड़ काटो तभी विनाश होगा, तभी विकास होगा। तो ये दोहरे मापदंड है शहरों को लेके और आदिवासी और ग्रामीण इलाकों को लेके। या तो आप जब जंगल कट रहे हैं तब उनको सख्ती से रोकना शुरू करिए, जब वो खेती शुरू करते हैं तब उनको सख्ती से रोकना शुरू करिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये नई घटना नहीं है, हर साल हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं कि खड़ी फसल पे बुलडोजर चला दिया। अब पिछले बार तो किसी एक इलाके में, शायद झाबुआ के आसपास का मामला था, उसमें आग वाग भी लगा दी गई थी, परिवार जल गया था उसमें। तो ये इधर पे ये इतना हिंसक हो जाता है मामला, और शहरों में जहां रसूखदारों के बिल्डिंग बन रहे हैं, कॉलोनीज बन रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े हो रहे हैं, वहां पे सरकार चुप रहती है। इतना दोहरा रवैया समझ में नहीं आता। ये तो हो गई जंगलों की बात। तालाब छोटे होते जा रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, कैचमेंट एरियाज में हॉस्पिटल्स पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पहुंच गई हैं, चारों तरफ से प्रकृति को ऐसे शहरों में खत्म किया जा रहा है, उसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जाती। एनजीटी भी नोटिस देके छोड़ देता है। कई नहरें यहाँ पे खत्म हो गई धीरे धीरे कॉलोनियों के चक्कर में, और उनके आसपास के पेड़ खत्म कर दिए गए। तो ये रवैया समझ में नहीं आता। मोहन सरकार से उम्मीद थी कि कुछ अलग होगा, लेकिन अभी यहाँ पे भी वही शुरू हो गया कि यहाँ तो पौधे लग रहे हैं लेकिन वहां पेड़ काटे जा रहे हैं। अब इसमें शोध का विषय है कि ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, ये पौधे खरीदे कहाँ से जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि कहाँ से खरीदे जा रहे हैं। और अचानक से पूरी प्रकृति जो आपको बचानी है वही बचानी है जहां पे पहले से पेड़ पौधे हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ था यहीं बेतवा उद्गम पे, बेतवा नदी के उद्गम पे पूरा जंगल है, वहां पे आप 50 पौधे लगाने की बात कर रहे हो, वहां पे आप 50 पेड़ लगाने की बात कर रहे हो बीच जंगल में। तो ये चीजें समझ में नहीं आती है कि ये किस तरीके का खेल चल रहा है। तो जंगल क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह गए हैं, नेताओं के लिए रह गए हैं, या रसूखदारों के लिए रह गए हैं, या जो जिनके पास मल्टी प्रॉपर्टीज के जो मालिक हैं, तो क्या सिर्फ उनके लिए रह गए हैं कि वो कुछ भी करें, कहीं से भी साफ करें, कहीं भी बना लें, सैकड़ों एकड़ जमीन पे एक एक संस्थान खड़ा हो जाए, एक एक कॉलोनी खड़ी हो जाए, और सरकार को वो दिखता नहीं है। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि सरकार उन लोगों की तरफ से तो आंखें मूंद लेती है जो बड़े रसूखदार हैं, जिनके कारण जो बड़े बड़े सैकड़ों करोड़ के साम्राज्य खड़े कर रहे हैं, सरकार उनकी तरफ तो ध्यान देती नहीं और आदिवासियों को निशाना बनाती है। सवाल यह कि जब अतिक्रमण हो रहे थे, वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहे थे, तब क्यों नहीं रोके गए? दूसरी बात है कि जो जंगल काटे गए और जंगल की लकड़ियों का स्मगलिंग किया गया, वो किनकी देखरेख में हुआ? तो जो वन विभाग आज मुख्यमंत्री की शाबाशी ले रहा है कि हमने इतनी फसलें तबाह कर दी, इतनी अवैध अतिक्रमण की गई फसलें तबाह कर दी, वो उसके कारनामों पर कभी ध्यान नहीं जाता। एक और मुद्दा जिस पर बात करना चाहता हूं आज, सुभाष जी के पास पहले आऊंगा। सुभाष जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार फैसले ले रही है, बड़े अच्छे और तगड़े फैसले ले रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, सरकार का काम है फैसले लेना चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल महोदय को, स्पीकर महोदय को और तमाम मंत्रियों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो परेशानी का हल यह है कि सरकार के पास अपना हवाई जहाज होना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि 8-10 घंटे लग जाते हैं कोने से दूसरे कोने में जाने में, लेकिन हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी लेती है सरकार, हेलीकॉप्टर भी खरीद रही है। पर पहले फैसला किया गया कि एक हवाई जहाज खरीदा जाए और वो हवाई जहाज 235 करोड़ का होगा, उस पर जीएसटी वगैरह भी लगेगा, तो 300 करोड़ से ज्यादा का हवाई जहाज होगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार का एक बहुत ही मंत्रियों के हित का फैसला, खास करके शीर्षस्थ नेताओं के हित का फैसला कि अपना हवाई जहाज हो ताकि चाहे जहां जा सके, आ सके, सुविधा होनी चाहिए। सवाल यह कि इसके पहले 2021 में मध्य प्रदेश सरकार के पास एक विमान था, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कबाड़ा हो गया,
नष्ट हो गया, उस विमान को का बीमा नहीं कराया गया था। यानी जिसका बीमा होता अगर, तो उसके उस बीमे के पैसे से नया विमान, उसमें थोड़े बहुत और रुपए मिलाकर कुछ करोड़ मिलाकर नया विमान आ सकता था। लेकिन लापरवाही से, किस अधिकारी की लापरवाही रही, किस विभाग की लापरवाही रही कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बीमा नहीं कराया गया। और फिर उसका कबाड़ा कहाँ गया, किसको बेचा गया, कितने में बेचा गया, बहुत सारे सवाल जब हम किसी एक मामले में जाते हैं तो देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश का सचिवालय एकमात्र ऐसी जगह है जहां नियमित रूप से आगजनी होती है, यानी एक वार्षिक फीचर है और कहीं कहीं तो 6 माह का भी फीचर है। तो क्या जब पहली बार आग लगी मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय में, तब इसकी पड़ताल क्यों नहीं की गई कि बाकी पूरे विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में अग्निशमन की व्यवस्था है या नहीं? तो ये जानबूझकर जनता को धोखा दिया जा रहा है या ये गलती से ऐसा हो गया? सुभाष जी, आपको क्या लगता है? प्रकाश जी, दरअसल दृष्टि का मतलब विजन का सवाल रहता है हर जगह सरकार चलाते समय। आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं मानता हूं कि हमारा जो देश है, जिसकी जो हालत है आज, उसको देखते हुए हमारे को सबसे पहले प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। मध्य प्रदेश तो हजारों करोड़, 3,500 करोड़ का तो कर्जा पहले ही था और कर्ज लेने वाले हैं। इतने कर्ज में फंसा है, तो इसमें हमको प्रदेश में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है उसको लेकर सरकार को प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत है। लेकिन सरकार ये काम कभी नहीं करती। कुल कर्जा, हेलो, कुल कर्जा 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। 3,500 करोड़ की तो एक किस्त है जी। हाँ, तो ये कर्ज बढ़ते जा रहा है और लेने वाले हैं कर्ज। तो ये प्राथमिकता हमको, हम चुकाएंगे कैसे इसको? हमको पहले, सबसे पहले तो हमारे सोर्सेस मध्य प्रदेश में क्या है जिसको हम बढ़ा सकते हैं। और जो गरीबोन्मुख सरकार का दावा हमेशा होता है, उसकी बजाय सरकार हमेशा मंत्रियों की सुविधा देखती है। मध्य प्रदेश में कोई आर्थिक अनुशासन नहीं है। मंत्री चाहे जैसा खर्चा करते हैं, चाहे जिसको अपनी कारों का उपयोग करने देते हैं। तो इसके पहले सीलिंग की जरूरत तो सारी हमारे यहाँ पे प्रसंग ये है कि हम पहले अपने अनुशासन, आर्थिक अनुशासन की जरूरत है मध्य प्रदेश को लगाए। उसके बाद में अपनी प्राथमिकता तय करें कि हमको क्या चाहिए। आज ये जैसे पुराना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये सही है कि उसका बीमा नहीं कराया, लेकिन ये विमान कमलनाथ सरकार ने खरीदा था। आज के मिश्रा ने एक बयान दिया है कि इसका बीमा क्यों नहीं करवाया। हमेशा बीमा खरीदते समय किया जाता है, बीच में बीमा नहीं होता है। जब कमलनाथ सरकार ने यह विमान खरीदा तभी उसका बीमा होना चाहिए था, अगर होना था तो। लेकिन वो बीमा उस समय नहीं हुआ। आज इस सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं कि उस विमान का बीमा करे। जरूर शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन विमान को हम अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं। सरकार के पास हेलीकॉप्टर भी है और उस हेलीकॉप्टर से जो विमान का काम है वो हो सकता है। मध्य प्रदेश अब छोटा हो गया है। मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ कटने के बाद में इतना बड़ा नहीं है कि इसको विमान बहुत सख्त जरूरत है। और ये जो प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी चीज तो प्राथमिकता है। ये देशव्यापी पैमाने पर जरूरत है इसकी। हम प्राथमिकता के आधार पर खर्च करें, जिस मद में हमको खर्च करना बहुत जरूरी है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसके अंदर बाढ़ आ रही है, कई जगह पर समस्याएं पैदा हो रही है, कई जगह पर बारिश नहीं हो रही है, इसकी भी समस्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बारिश का जो अभी लक्षण दिख रहा है खास तौर से मालवा निमाड़ में, वो कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर 70% बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम ही नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश इंदौर जैसे शहर में 10 इलाके में 10 इंच तक बारिश हो जानी चाहिए थी अभी तक, जो अभी 5 भी पूरी नहीं हुई है। तो ये जो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में फिर अगर हम विमान, हमको जरूरत है तो विमान खरीदे, लेकिन अभी कोई विमान की तत्काल खरीदने की हमको जरूरत नहीं थी। शिवराज सिंह जी किराए के विमान का इस्तेमाल करते थे, वैसा किया जा सकता था बहुत ही जब ज्यादा जरूरत हो। बाकी तो कार से और हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश को कवर किया जा सकता है, लेकिन ये होता नहीं है। जो पहले विमान था वो 60 करोड़ का, ये बॉम्बार्डियर 3500 जो है अमेरिकी कंपनी से ले रहे हैं, ये 233 करोड़ का बता रहे हो। जैसा आपने बताया कि इसकी कीमत जीएसटी वगैरह दूसरे और उसके परिवहन खर्च वगैरह सब मिला के इसकी कीमत 300 करोड़ तक पहुंचेगी। तो 300 करोड़ की रकम मामूली नहीं है।
आज मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए, आज जो शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, टपक रही है छतें। तो ये सबसे पहले करने की चीजें हैं, इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए सरकार को। सरकार विमान खरीद रही है, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की बजाय ये जो छोटे छोटे सवाल है मध्य प्रदेश के, आज शिक्षा का सवाल तो अब हो गया है कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जो धांधलियां चल रही है उसको देखते हुए हमको शिक्षा के अंदर प्राथमिकता है कि हम सरकारी स्कूलों पर ध्यान दें, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं। अभी विस्थापन की समस्या का जैसे जिक्र किया था, अभी भी विस्थापन चल रहा है और उस समस्या की ओर देखना चाहिए। खास तौर से हमारा जो प्रदेश है वो आदिवासी बहुल प्रदेश है, इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो खर्च करने की जो हमारे मद होते हैं वो जनाभिमुख होने चाहिए। अभी जनाभिमुख नहीं होने के कारण हम ऐसा चाहे जिस पे खर्चा करते हैं उत्सवों पर और समारोहों पर और इवेंट्स पर और विमानों खरीदी जैसे, तो ये सारा बंद होना चाहिए। इसके बगैर मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत भी नहीं सुधरेगी और इसके बगैर जो सरकार जो करना चाहती है, अभी तो सरकार सिर्फ रेवड़ी बांट कर और काम चला रही है, लेकिन रेवड़ियों की नहीं, दरअसल बुनियादी ढांचे के अंदर जो बुनियादी खामियां हैं उन खामियों को दूर करने की जरूरत है। अस्पतालों के शिक्षा के ऊपर खर्च करने की जरूरत है। अभी ऐसे विमान की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जी, सुभाष जी, ममता मल्हार जी, ये बताइए जिस तरीके से, ममता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने कैमरे को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये विमान खरीदने का फैसला किया गया, तो जनता की प्राथमिकता क्या सरकार का विमान है या लोक परिवहन के साधनों पे सुधार होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या लोक परिवहन के साधनों की जरूरत नहीं है? लोक परिवहन के का कैसा ट्रेंड चल रहा है, ये लोग तो हम लोग पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि वंदे भारत सुपर फास्ट और 10 ट्रेनों को लेट करके वंदे भारत की स्पीड बढ़ाई जाती है। सबसे महंगी वंदे भारत चल रही है। तो लोक परिवहन को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है ये हम सेंट्रल की नीतियों से समझ सकते हैं कि जनरल डिब्बे और जनरल स्लीपर खत्म किया जा रहा है। 3rd AC तक में वेटिंग की स्थिति जनरल से खराब हो चुकी है और लोग सफर कर रहे हैं बिना किसी विरोध के। तो एक ये है कि हमारी जागरूकता क्या है उस लोक परिवहन प्राथमिकता के सामने। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जब से सरकार एक्टिव हुई तब से जितनी योजनाएं आई हैं, ज्यादातर योजनाएं वायु सेवा से जुड़ी आई हैं। हवाई सेवाएं ज्यादा हैं उसमें, चाहे वो वायु पर्यटन श्री हो या एयर एम्बुलेंस हो या लोकल में 6 सीटर विमान हो। हर जगह ऐसे लग रहा है कि अब आप लोकल में चाहे भोपाल से उज्जैन जाएं, इंदौर जाएं, जबलपुर जाएं, तो आप एरोप्लेन से ही जाएंगे। और अब ये विमान जो 300 करोड़ तक का खरीदा जा रहा है, स्थानीय तौर पे देखो तो करीब 7-8 दिन लोकल में सिटी बसेस की हड़ताल रही है, सिटी बसेस नहीं चली। टिकट कंपनी और बस के बीच में क्लैशेस थे, जनता परेशान रही, बहुत परेशान रही। परसों एक मीटिंग हुई, उसके बाद 150 में से कल 10 बसें चली हैं, जबकि इन बसों से भोपाल की तरफ करीब भोपाल की बात कर रही है। हाँ जी, मतलब ये ऑल ओवर हम कहीं का भी देख लें रोड का ट्रांसपोर्टेशन, ये भोपाल एक उदाहरण हो जाता है। तो 150 बसों में से 10 बसें चली, जबकि भोपाल की कम से कम 50 से 70 हजार आबादी इन बसों पे निर्भर करती है। इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा। पूरा सेशन निकल गया विधानसभा का। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब अंतर जिला परिवहन भी देख ले तो जितनी चार्टर्ड बसों को पीट के अब प्राइवेट की नियो को बस ज्यादा अच्छी सर्विस दे रही है, बसों का मेंटेनेंस नहीं है। राज्य परिवहन निगम जब से बंद हुआ है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो सरकार की प्राथमिकता लोक परिवहन है कि नहीं, लोक परिवहन लोकल वाला, किसी भी जिले का, किसी भी संभाग का। तो हवाई सेवा यहाँ की, हवाई सेवा वहां की। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी चप्पल वाले लोग कैसे आ जा पाएंगे। जैसे कि वंदे भारत को ही आप ले ले तो किराया इतना ज्यादा है कि सब तो वंदे भारत में नहीं बैठ सकते, और उसमें भी इतना पैसा देने के बाद भी खामियां ही निकलती हैं। तो आम आदमी के दम पे बनी सरकार की नजर में आम आदमी प्राथमिकता में है कि नहीं,
अब ये सोचने वाली बात है और खुद आम आदमी को भी जागरूक होकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेफ जोन में लोग रहते हैं और बोलते नहीं है कि क्या कर सकते हैं। जी प्रकाश जी। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोग बोलते नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। राजीव खंडेलवाल जी, क्या ये मुख्यमंत्री के लिए या 2-4 नेताओं के लिए जो हवाई जहाज का उपयोग करेंगे, और ये भी बड़ा ऑडिट करना चाहिए, होना चाहिए, सोशल ऑडिट हो कि मुख्यमंत्री जी जहां जहां यात्राएं कर रहे हैं, क्या उन यात्राओं की वाकई जरूरत है और क्या उन यात्राओं के लिए सरकारी हवाई जहाज खरीदना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप राजीव जी? देखिए प्रकाश जी, इसमें आपने एक चीज और जोड़ दी है कि अभी सरकार ने 5 करोड़ रुपए की लगभग गाड़ियां मंत्रियों के लिए भी खरीदी है पिछले हफ्ते ही, तो ये भी एक उसमें खर्चा है। हाँ। सवाल ये है कि दो चीजें इंडिपेंडेंट है, एकदम नई गाड़ियां खरीदी गई, नई गाड़ियां 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए उन्होंने। सवाल ये है कि दो चीजें अलग अलग हैं। सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए एक, और सरकार को रन करने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए और उसकी पूर्ति किस सीमा तक होनी चाहिए। हम दोनों, वो सरकार बेस्ट कहलाती है, वो मुख्यमंत्री बेस्ट कहलाएंगे जो दोनों में एक संतुलन, आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक, दूसरा देश प्रदेश की जनता के हितों को देखते हुए दो, इनमें देखते हुए बेस्ट संतुलन बनाने का प्रयास करें। सवाल ये है कि सरकार के पास प्लेन जो पहले नहीं था वो वो खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, और इस कारण से वो प्लेन खराब पड़ा हुआ है। 63 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा गया था, तब भी क्वेश्चन उस बीजेपी ने किए थे कि भाई आपने 63 करोड़ क्यों खरीदा गया है। तो ये एक राजनीतिक आरोप से सरकार पे आरोप लगाना, तो ये राजनीति तो हो सकती है अपने हिसाब से, लेकिन ये बात कि 233 करोड़ का प्लेन जो है वो निश्चित रूप से, क्या हमारी जो प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति है, जो कर्ज में डूबी सरकार है, शासन हमारा, उसमें क्या आज औचित्य है, ये जरूर क्वेश्चन है। लेकिन 63 करोड़ का प्लेन यदि हम देखेंगे, इसमें सिक्योरिटी नहीं थी। हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटी से थोड़ा कॉस्ट उनको ज्यादा लगी हो, लेना पड़ रहा प्लेन, ये एक विषय हो सकता है। लेकिन ये बात एक आम आदमी के गले जरूर नहीं उतरेगी कि क्या आज वो प्रायोरिटी थी। जहां तक सार्वजनिक परिवहन की बात की ममता जी ने, बिल्कुल जो सरकार का राज्य परिवहन निगम को बंद कर दे, उसकी सार्वजनिक परिवहन की प्रति क्या दृष्टि होगी। प्रदेश में, देश में कई राज्यों में आज परिवहन निगम चल रहे हैं, भले ही वो घाटे में चल रहे होंगे, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की सुविधा एक बेसिक चीज है, जनता को मिलनी चाहिए। और यहाँ प्राइवेट बसों की जो मोनोपोलीज हो गई हैं, उस कारण जनता कितनी तकलीफ में है। यदि वो एमपीएसआरटी साथ में होती तो मोनोपोलीज नहीं रहती। सवाल ये था कि सड़क व्यवस्था को सुधारने की बात थी। तो प्लेन और सुविधा जो है, सुविधा सरकार को होनी चाहिए, और कई सुविधाएं होती हैं। अब उसको हम यदि हम ये बात को पॉइंट आउट करें कि 233 करोड़ रुपए हमारे सरकार में इस योजना, जो सरकार जनहित की योजना थी, उसके बजट को कटौती करके किया है, तो एक वो ज्यादा गंभीर बात होगी और निश्चित उसमें रोक लगने की बात होगी। लेकिन उसके वॉल्यूम पे, उसको क्वांटम पे तो क्वेश्चन जरूर लगाया सकता है। विमान होना ये तो एक नेसेसिटी हो सकती है। सवाल ये कि इस कैटेगरी का होना, वही सवाल है कि गाड़ी एम्बेसडर होना, कि कंटेंसा होना, कि फोर्ड होना, ये अलग इश्यू है। और इसी पे सरकार की आलोचना यदि हो रही है तो वो निश्चित रूप से जायज है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। ममता जी, सुभाष जी, राजीव जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। हमारे कार्यक्रम का समय जी मित्रों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हम ये कार्यक्रम अब समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। आप हमारे चैनल को इतना देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, आज भी आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। और चलते चलते फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए